अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाऊंगा जो सिर्फ एक नेपाल की नहीं बल्कि हम सब लोगों के लिए एक सबक है। हर यूथ के दिल में एक सवाल होता है कि क्या हम सिस्टम को चेंज कर सकते हैं, और उसका जवाब है हाँ, मगर तब जब हम मोटिवेटेड और यूनाइटेड हो जाएं। याद रखो, रेवोल्यूशन सिर्फ एक दिन में नहीं आता, बल्कि ये एक सफर होता है जो नेपाल के लोगों ने तय किया। और अब मैं आपको उनका कंप्लीट सिनेरियो बताऊंगा और आखिर में हम देखेंगे कि पाकिस्तान की एजेंसी अपनी पावर कैसे यूज कर सकती है। नेपाल पहले मुनाकी और फिर राणा इलाइट्स के अंदर था, और फिर इवन 1951 के बाद भी लार्जली रॉयल फैमिलीज के पास ही पावर रहती थी, जिसकी वजह से लोगों को पॉलिटिकल राइट्स नहीं मिल सके। और किंग महिंद्रा ने भी तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को बैन किया और एक सेंट्रलाइज्ड पंचायत सिस्टम बनाया, जिसकी वजह से फ्रस्ट्रेशन और हुई और एक मूवमेंट चली जिसमें स्टूडेंट्स और इवन प्रोफेशनल्स भी यूनाइटेड हुए और उन्होंने मिलकर डेमोक्रेसी रिस्टोर की और मोनार्की की पावर को लिमिटेड किया। और इसी साल एक वायलेंट कॉन्फ्लिक्ट हुआ जिसमें हजारों लोग मारे गए। इंसर्जेंसी ने सोसाइटीज को डिवाइड किया और मोनार्की और डेमोक्रेसी दोनों को वीक कर दिया। किंग जैनवा ने जब डायरेक्ट रूल लगाया तो नॉन वायलेंट मूवमेंट दोबारा से शुरू हो गई, जिसमें स्टूडेंट्स, पॉलिटिकल पार्टीज और इवन सिविल सोसाइटी से भी मैसिव पार्ट लिया और मैसिव प्रोटेस्ट किए, जिसकी वजह से प्रेशर क्रिएट हुआ और प्रेशर इतना बड़ा था कि किंग को पार्लियामेंट रिस्टोर करना पड़ा। और इन दी एंड 2008 में मोनार्की अबॉलिश हुई और फाइनली नेपाल एक फेडरल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बन गया। मगर अभी भी मधेसी और जनजातीय ग्रुप्स ने अपोज किया क्योंकि उनको ये लगता था कि रिप्रेजेंटेशन इक्वल नहीं है। उसी साल नेपाल में एक मैसिव अर्थक्वेक आया जिसने 9000 से ज़्यादा लोगों की जान ले ली। इस स्ट्रेटजी ने गवर्नेंस और लीडरशिप को टेस्ट किया, जिसमें वो फेल हो गए। बार बार प्राइम मिनिस्टर चेंज होते रहे, पॉलिटिकल पार्टीज आपस में लड़ती रहीं और स्टेबल गवर्नेंस मुश्किल में आ गई, जिसकी वजह से लोगों में फ्रस्ट्रेशन पैदा हो गई। फॉरवर्ड टू 2025, सोशल मीडिया और जेंजी का इतना इन्फ्लुएंस था कि जब गवर्नमेंट ने 26 सोशल मीडिया पर बैन लगाया तो उन्होंने घरों से बाहर निकले और यूथ लेड प्रोटेस्ट तैयार किया, जिसमें इतना प्रेशर था कि उन्होंने गवर्नमेंट और इवन प्राइम मिनिस्टर को मजबूर कर दिया कि वो रिजाइन करें। नाउ ये एक क्लियर सिग्नल था कि यूथ अब मोनार्की नहीं बल्कि डेमोक्रेसी को अकाउंटेबल करवाना चाहती है, और उन्होंने वो करके दिखाया। पाकिस्तान में अभी भी पॉलिटिकल केओस और इंस्टेबिलिटी जारी है, मगर ये केओस एक अपॉर्चुनिटी भी है अगर यूथ इसे रिस्पॉन्सिबिलिटी समझे। मेरे दोस्तों, रेवोल्यूशन सिर्फ तौर पर से नहीं आता, रेवोल्यूशन तब आता है जब यूथ अपनी एनर्जी कंस्ट्रक्टिव काम में लगाए। अगर नेपाल अपने सिस्टम को हिला सकती है तो पाकिस्तान की जेंजी भी सिस्टम को सुधार सकती है। मेरे दोस्तों, आपकी ये आवाज़ सिर्फ एक ट्वीट नहीं, एक नारा नहीं, बल्कि एक मूवमेंट भी बन सकती है। सब्सक्राइब।